हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे ही होंगे। आज ये हमारी सेकंड क्लास है ना? सीडीपी के लिए, जो कि आपका पेपर जो 8 फरवरी को होने वाला है ना? उसी के रिगार्डिंग आपके सामने टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी आपके लिए रिलेवेंट हो सकते हैं, ठीक है? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? सहसावस्था की आयु सीमा क्या होती है? यानी कि व्हाट इज़ द एज रेंज ऑफ इन्फेंसी? ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि सहसावस्था, ठीक है, इसके बाद फिर किशोरावस्था, इसके बाद फिर प्रौढ़ावस्था, इसके बाद फिर वृद्धावस्था। ठीक है, इस तरह से हमारी 4 अवस्थाएँ होती हैं। तो हम यहाँ पे शुरुआती तौर पर देखें तो जो सहसावस्था होती है उसकी जो आयु सीमा है वो 0 से 5 वर्ष की होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है? सहसावस्था को किसका आधार कहा जाता है ना? इन्फेंसी इज कंसाइडर्ड द फाउंडेशन ऑफ, यानी कि सहसावस्था, अगर हम बात करें तो सहसावस्था सबसे पहली अवस्था होती है ना? यानी कि जन्म के बाद, जो पोस्टनेटल पीरियड्स के बाद जो पहली अवस्था होती है वो सहसावस्था ही होती है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा बेबीहुड आता है, ठीक, और इसके बाद फिर अर्ली चाइल्डहुड आता है, ठीक है ना? तो आगे जो है तो कई सारी अवस्थाएं आती हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि सहसावस्था जो हमारी होती है वो सभी आगामी अवस्थाएँ जो आने वाली होती हैं, ऑल लेटर स्टेजेस जो आने वाली होती हैं, उसका आधार माना जाता है। यानी कि जो हमारी अवस्था है, उसकी शुरुआत सहसावस्था से ही होती है। ठीक है? सहसावस्था, फिर शिशुकाल अवस्था, फिर पूर्व बाल्यकाल अवस्था, फिर इसके बाद हम किशोरावस्था में आते हैं अपने। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम आगे आने वाली अवस्थाएँ जो भी होती हैं, उसकी शुरुआत हम सहसावस्था से ही करते हैं। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सहसावस्था में सबसे तेज विकास किसका होता है? यानी कि शुरुआती दौर में जब हम सहसावस्था में होते हैं, तो उस समय जो हमारी प्राथमिक संवेदनाएँ होती हैं और जो हमारी शारीरिक वृद्धि होती है, उसमें काफ़ी तेज़ी से विकास होता है। मोरल डेवलपमेंट जो होता है, मोरल डेवलपमेंट जब हम और बड़े होते हैं, ठीक है? जैसे हमें चलना, बोलना, है ना? सामाजिक यानी सोशल स्किल्स वगैरह जो होती हैं, वो हमारी शिशुकाल अवस्था से ही शुरू होती हैं, लेकिन वो थोड़ा-सा और जैसे बड़े होते हैं, हम सहसावस्था से आगे निकल जाते हैं, तब हमारी सामाजिक विकास जो यानी सोशल डेवलपमेंट होता है, वो होता है, ठीक है? और भाषाएँ जो है, हम सहसावस्था के बाद से ही शुरू करते हैं, ठीक है? मोरल यानी कि कोई चीज़ गलत है या कौन-सी चीज़ सही है ना? वो मोरल डेवलपमेंट में आता है। ये अवस्थाएँ जो होती हैं यानी कि ये जो चीज़ें होती हैं, ये हम सहसावस्था के बाद से ही समझना प्रारंभ करते हैं। तो सहसावस्था में सबसे तेज़ विकास हमारे शरीर का और हमारे मेंटल यानी कि फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट जो होता है वो हमारी शैशवावस्था में सबसे तेज़ी से होता है। ठीक है, चलिए तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी नंबर। अब हम आगे चलते हैं। सहसावस्था की प्रमुख भावनाएँ कौन-सी होती हैं? है ना? सहसावस्था में ऐसी कौन-सी चीज़ें होती हैं जो कि हम महसूस करते हैं? यानी मेजर इमोशंस इन इन्फेंसी आर। तो उस समय ना तो हमें लज्जा का कोई बोध होता है और ना ही हम किसी अपराध को यानी गिल्ट फ़ील करते हैं। ठीक है? फ़ियर यानी डर तो होता है ना? एंगर यानी हम क्रोधित भी होते हैं और हमें प्रेम भी होता है। ठीक है? जो हमसे सही अच्छे से बात करता है, जो हमें यानी कि दुलारता है, तो उससे हमें जो है तो प्रेम का बोध होता है। ठीक है? किसी के प्रति हम जो है तो गुस्सा भी महसूस करते हैं। और फ़ियर यानी कि डर भी लगता है, अगर कोई हमें डाँटता है, तो हम तुरंत डर जाते हैं। ये कब होता है? ये सहसावस्था में ही हम महसूस करते हैं, ठीक है? हम जो है तो प्राइड उस टाइम पे फ़ील नहीं करते और ना ही किसी से हमें जेलसी होती है, ठीक है? केवल सहानुभूति, सिम्पैथी ओनली, तो ये सहानुभूति तो हमें उस टाइम पर हमें इस चीज़ का बोध नहीं होता है कि हमें किससे सहानुभूति रखनी है ना? हमें जो शुरुआती दौर जो हमारी भावनाएँ होती हैं, सहसावस्था में जो भावनाएँ होती हैं, वो हमें भय, क्रोध और प्रेम के रूप में प्राप्त होती हैं, ठीक है? तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी। चलिए आगे चलते हैं। चूसना, निगलना और मल-मूत्र त्याग किसमें आते हैं? यानी शकिंग, स्वेलिंग एंड एक्सक्रीशंस आर, ये किस अवस्था में आते हैं? तो अब यानी कि ये किस तरह की क्रियाएँ हैं? तो हम देखते हैं लर्निंग एक्टिविटीज़, तो दूसरा नंबर हो जाएगा बेसिक एक्टिविटीज़, तीसरा मोरल एक्टिविटीज़ और सोशल एक्टिविटीज़। तो हम जानते हैं कि चूसना, निगलना और मल-मूत्र त्यागना ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ठीक है? अगर किसी बच्चे को, कोई छोटा बच्चा है, तो वो जैसे अगर सहसावस्था में है या फिर उससे और ज़्यादा और थोड़ा-सा शिशु अवस्था में या शिशुकाल अवस्था में या पूर्व बाल्यकाल अवस्था में अगर आता है, उसके हाथ में अगर कोई भी चीज़ दे दी जाए, है ना? तो वो बिना जाने समझे वो चीज़ों को अपने मुँह में डाल करके उसे चूसना प्रारंभ कर देता है, ठीक है? या तो फिर उसे निगलना प्रारंभ कर देता है, ठीक? तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उसे ये चीज़ें सिखाई नहीं जाती हैं। ये बेसिक एक्टिविटीज़ है जो कि उसके अंदर
खुद ही पनपती हैं। ठीक है? तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बेसिक एक्टिविटीज़। नैतिक एक्टिविटीज़ उस टाइम पर जो नैतिकता है यानी सही-गलत का बोध हमें नहीं होता है और सामाजिक एक्टिविटीज़ उस समय हमें समाज के बारे में या तो फिर सामाजिक क्रियाओं के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं होता है। ठीक है? तो इस तरह से हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी नंबर। चलिए आगे चलते हैं। अनुकरण और दोहराव का संबंध किस अवस्था से है? अब यहाँ पे अनुकरण और दोहराव यानी कि ये इमिटेशन एंड रिपिटेशंस आर रिलेटेड टू यानी एडोलसेंस में होता है कि इन्फेंसी में होता है कि अडल्टहुड में होता है कि ओल्ड एज में होता है। तो एडोलसेंस में जो होता है एडोलसेंस में हम चीज़ों को सीखना समझना प्रारंभ कर देते हैं यानी कि हम अपने अनुसार चीज़ों को कर सकते हैं, है ना? सामाजिक परिपक्वता हमारे अंदर हालाँकि सामाजिक परिपक्वता तो नहीं आती है, लेकिन उसकी प्रारंभिक अवस्था हमारे अंदर आ जाती है। ठीक है? स्वभाव और रुचियों का विकास होता है यानी किसी के प्रति हम जो है तो रुझान ज़्यादा महसूस करते हैं। ठीक है? उस समय हमें ज़िम्मेदारी और व्यक्तित्व विकास भी जो है तो हमारे अंदर पनपता है। ठीक और प्रौढ़ावस्था अगर हम एडल्टहुड की बात करें तो उस समय हमारा जो मानसिक है यानी कि जो हमारा मस्तिष्क है वो परिपक्व होने की कगार में होता है, ठीक है? या तो परिपक्व हो भी जाता है, ठीक है? हमें करियर की चिंता होने लगती है, ठीक है? सामाजिक ज़िम्मेदारियाँ भी आ जाती हैं, ठीक है? तो और वृद्धावस्था में क्या होता है हमारा मानसिक अनुभव, है ना? और जीवन का निष्कर्ष हमें समझ आने लगता है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो हमारा उपयुक्त आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी नंबर। यानी कि शैशवावस्था इन्फेंसी स्टेज में हम इमिटेशन और रिपिटेशन करते हैं, ठीक है? तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम अनुकरण और दोहराव हम शैशवावस्था में करते हैं, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। शिशु में आत्म-केंद्रित प्रवृत्ति का अर्थ है। अब आत्म-केंद्रित का मतलब क्या होता है? यानी कि सेल्फिश टेंडेंसी इन इन्फैंट्स मीन्स, है ना? दूसरों के बारे में सोचना यानी थिंकिंग अबाउट अदर्स, स्वयं पर ध्यान की चाह, डिज़ायर फॉर ऑन अटेंशन, मोरल थिंकिंग और सामाजिक सहयोग यानी सोशल कोऑपरेशन। तो यहाँ पे सेल्फिश लिया है, सेल्फ का मतलब क्या होता है? स्वयं, है ना? सेल्फ का मतलब क्या होता है? स्वयं। तो हम शिशु काल अवस्था में, है ना? यानी कि इन्फैंट्स में जब हमारी इन्फेंसी स्टेज होती है, उस समय हम सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, हमारी ओर अट्रैक्टिव हो, है ना? या तो फिर हमारे बारे में ही सोचे या तो फिर हमें ज़्यादा पसंद करे, ठीक है? तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ये हमारे अंदर खुद ही पनपने लगती है। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? स्वयं पर ध्यान की चाह यानी हम सोचते हैं शिशु अवस्था में हम सोचते हैं कि सभी का ध्यान हमारी ओर केंद्रित हो, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी नंबर स्वयं पर ध्यान की चाह, ठीक। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सामाजिक भावना का विकास सामान्यतः किस आयु में शुरू होता है? यानी कि सोशल फीलिंग डेवलप्स अराउंड द एज ऑफ। सोशल फीलिंग का मतलब क्या हो जाएगा? वही सामाजिक भावना यानी समाज के प्रति भावना हमारे अंदर कब से जागृत होने लगती है ना? इसके बारे में ये पूछ रहा है। तो जब हमारी स्टेज शुरू होती है, वो भी कौन-सी स्टेज? जब पूर्व पूर्व बाल्यकाल अवस्था में जब हम आते हैं, है ना? यानी पूर्व बाल्यकाल अवस्था हमारी 3 से 6 वर्ष होती है। तो जब हम इस अवस्था में आते हैं, तो हमारे अंदर सामाजिक भावनाओं का विकास होने लगता है, ठीक? और उस समय हम यानी कि सामाजिक जो चीज़ें होती हैं, है ना? उनके बारे में हम सोचने समझने लगते हैं। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? अ, 3rd यानी 3 वर्ष, है ना? यहाँ पे 3 वर्ष इसलिए लगाया गया है, क्योंकि यहाँ से सामान्यतः विकास शुरू हो जाता है ना? आरंभ हो जाता है और 6 वर्ष के अंत तक ये चलता रहता है, ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि 3 से 6 वर्ष तक हमारी जो अवस्था होती है, वो कौन-सी होती है? पूर्व बाल्यकाल, ठीक है? तो पूर्व बाल्यकाल में ही जो ये अवस्था होती है, सामाजिक भावना जो हमारे अंदर डेवलप होती है, वो 3 वर्ष से ही शुरू हो जाती है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। शैशवावस्था में बच्चा नैतिक क्यों नहीं होता? अब इसका कारण क्या है? जैसे व्हाई इज़ अ चाइल्ड नॉट मोरल इन इन्फैंसी स्टेज, है ना? इन्फैंसी स्टेज में बच्चा जो है नैतिकता के बारे में क्यों नहीं जान पाता है? यहाँ पे क्या है देखिए लैक ऑफ लर्निंग यानी कि सीख की कमी कि सही गलत का ज्ञान नहीं, कैन नॉट डिफरेंशिएट राइट एंड रॉन्ग, फिर वीक बॉडी की लैक ऑफ लैंग्वेज। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी बच्चा हो अगर वह शैशवावस्था में है तो उसके अंदर जो सोचने समझने की जो क्षमता होती है यानी कि जो हमारी नैतिकता होती है, नैतिकता में हम सही और गलत की परख करते हैं यानी सही और गलत के बारे में समझते हैं, सोचते समझते हैं। तो उस समय चाहे इंसान का शरीर कमज़ोर हो, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, है ना? अगर वो शैशवावस्था से ऊपर की अवस्था में है, तो उसे सही-गलत का ज्ञान होता है, ठीक है? हालाँकि सभी में ऐसा नहीं हो सकता है, सभी में परिपक्वता काफ़ी देर से भी आ सकती है या तो फिर पहले भी आ सकती है। लेकिन अगर हम शैशवावस्था की बात करें, तो उसमें जो बच्चा होता है, उसे सही-गलत का ज्ञान नहीं होता है, ठीक है? तो जो हमारी सही
जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जन्म के समय शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट एट बर्थ? यानी कि जन्म के समय जैसे ये जो 206 दिया हुआ है, तो ये जब हम अडल्ट हो जाते हैं, है ना, तो उस समय हमारे शरीर में 206 हड्डियां बचती हैं। ठीक है, लेकिन जब हम शिशु काल में होते हैं तो उस समय हमारे शरीर में 270 हड्डियां होती हैं। ठीक है, धीरे धीरे कुछ हड्डियां क्या होती हैं, एक दूसरे में मर्ज हो जाती हैं या तो फिर जुड़ जाती हैं। इस कारण से हमारे शरीर में 206 हड्डियां ही यानी कि प्रौढ़ावस्था तक आते आते हमारे शरीर में 206 हड्डियां रहती हैं। चलिए आगे चलते हैं। काम प्रवृत्तियां किससे संबंधित हैं? इंस्टिंक्ट्स आर रिलेटेड टू। अब यहाँ केवल सीख यानी लर्निंग ओनली, पर्यावरणीय कारक यानी एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जन्मजात प्रवृत्तियाँ यानी इनबॉर्न टेंडेंसीज, और नैतिक मूल्य यानी कि मोरल वैल्यू। तो अब हम यहाँ पे काम प्रवृत्तियों का मतलब क्या होता है? काम प्रवृत्तियाँ वो होती हैं जो कि हमें जन्मजात प्रवृत्तियों से रिलेट करती हैं, है ना। जन्मजात प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं? जो हमें जन्म से ही सीखने में मिलती हैं। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी नंबर। अब हम आगे चलते हैं। रिफ्लेक्स का उदाहरण कौन सा है? यानी विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, थिंकिंग यानी सोचना, कफिंग यानी खांसना, रीडिंग यानी पढ़ना, और राइटिंग यानी क्या होता है, लिखना। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि रिफ्लेक्स का मतलब जो चीज़ें बार बार हो या तो फिर प्रदर्शित हो। ठीक है ना, रिफ्लेक्शन जैसे हम लोग पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, है ना। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, खांसना, है ना। ये क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। रिफ्लेक्स का उदाहरण कौन सा है? चलिए आगे चलते हैं। विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी मानी जाती है? विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ लाइफ, है ना। यानी कि जो हमारी अवस्थाएं होती हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती है? तो जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है वो होती है शैशवावस्था। ठीक है, इन्फेंसी स्टेज। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की जो चीज़ें होती हैं इसका विकास काफ़ी तेज़ी से होता है। इसलिए शैशवावस्था को हम विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानते हैं। ठीक है, किशोरावस्था की आयु सीमा क्या है? यानी किशोरावस्था हमारी कब से शुरू होती है? ठीक है, तो हम जानते हैं कि किशोरावस्था जो होती है वो हमारी 12 से 18, है ना। यहाँ पे वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ 12 या 13 से लेकर के 20 या 21 वर्ष तक होती है। ठीक है, तो जो हमारा सही आंसर है वो क्या है, बी नंबर। ठीक है, 12-13 से लेकर के ये 20-21 वर्ष तक हमारी किशोरावस्था चलती है। ठीक है, अगर प्रौढ़ावस्था की बात करें तो वो 21 से लेकर के यहाँ पे 40 वर्ष तक प्रौढ़ावस्था चलती है। ठीक है, और अगर वृद्धावस्था की बात करें तो 40 से लेकर के यानी कि 60 वर्ष से लेकर के, है ना, 60 से लेकर के आगे, और 40 से 60 तक यहाँ पे हमारी मध्यावस्था चलती है ना, यानी कि मिडिल एज चलती है। ठीक है, वृद्धावस्था जो होती है वो 60 से ऊपर वाले जो भी होते हैं, है ना, जो भी व्यक्ति होते हैं वो वृद्धावस्था में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रसव पूर्व अवस्था किस अवधि को कहते हैं? यानी कि प्री नेटल स्टेज रिफर्स टू द पीरियड। अब प्रसव पूर्व का मतलब क्या होता है? यानी कि जन्म से पहले, है ना। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, जन्म से मृत्यु तक यानी कि बर्थ टू डेथ, है ना। गर्भाधान से जन्म तक, कंसेप्शन और टू बर्थ, जन्म से शैशवावस्था, बर्थ टू इन्फेंसी की बाल्यावस्था। अब यहाँ प्रसव पूर्व अवस्था की बात हो रही है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि गर्भाधान से जन्म तक यानी कि कंसेप्शन टू बर्थ, यानी कि यही जो है तो हमारी प्रसव पूर्व अवस्था होती है। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि हमारा जो है बीजीय अवस्था, फिर भ्रूण अवस्था, फिर गर्भस्थ शिशु अवस्था। तो इस तरीके से हम जानते हैं कि पहले बीजीय अवस्था होती है, वो 7 दिन तक रहती है। ठीक है, फिर इसके बाद भ्रूण अवस्था होती है जो कि 2 माह तक रहती है। ठीक है, फिर इसके बाद गर्भस्थ शिशु अवस्था होती है जो 2 माह से जन्म तक रहती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि गर्भाधान से जन्म तक की जो अवस्था होती है उसे हम प्रसव पूर्व अवस्था में रखते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी नंबर।
चलिए आगे चलते हैं। किशोरावस्था क्या है ना? व्हाट इज एडोलसेंस? यहाँ पे एज भी लिख सकते हैं या तो फिर पीरियड भी लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? वृद्धावस्था और बचपन के बीच की अवस्था, स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड ओल्ड एज। बचपन और किशोरावस्था के बीच यानी स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस। बचपन और प्रौढ़ावस्था के बीच अवस्था, स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। केवल बचपन की अवस्था यानी ओनली चाइल्डहुड स्टेज। तो हम जानते हैं कि जो हमारी किशोरावस्था होती है वो इन्फेंसी और यहाँ पे अडल्टहुड के बीच की अवस्था होती है ना? यानी कि हम कहते हैं कि चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच वाली अवस्था को ही हम एडोलसेंस एज कहते हैं। ठीक है? और एडोलसेंस एज जैसा कि हम जानते हैं कि यह 12 या 13 से शुरू होकर के 20 या 21 वर्ष तक चलती है और 21 से लेकर के 40 वर्ष तक हमारी अडल्टहुड जो स्टेज है वो चलती है। ठीक है? तो इस तरीके से जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ फिजिकल चेंजेस इन एडोलसेंस? एडोलसेंस एज में है ना, किशोरावस्था में जो हमारे अंदर शारीरिक परिवर्तन होते हैं उसका मुख्य कारण क्या है? तो उसका मुख्य कारण होता है, यानी किशोरावस्था की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो किशोरावस्था में हमारे अंदर कई सारे परिवर्तन होते हैं, है ना? कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि परिवर्तित होती हैं, यानी कि उस समय हमारे बॉडी में भी कई सारे परिवर्तन होते हैं, ठीक है ना? तो इस तरह से हमारे वेट यानी हाइट हाइट में भी परिवर्तन होता है, वेट में भी परिवर्तन होता है, ठीक है ना? हमारी जो बोन्स होती हैं वो भी डेवलप करती हैं, ठीक है ना? और हमारे सेक्सुअल्स ऑर्गन्स भी डेवलप करते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं तो हमारे शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं, है ना? उन हार्मोन्स के कारण जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो प्रक्रिया में रहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि किशोरावस्था में जो हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसके कारण हमारे शरीर में परिवर्तन होते हैं। तो हम शरीर के परिवर्तन का मुख्य कारण किसे मान सकते हैं? हार्मोन्स। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। यौवनारंभ यानी कि प्यूबर्टी का संबंध किससे है? प्यूबर्टी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब प्यूबर्टी जो है, यौवनारंभ जो होता है उसका संबंध किससे हो सकता है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सोशल डेवलपमेंट की, मोरल डेवलपमेंट, सेक्सुअल मैच्योरिटी की, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो यौवनारंभ का मतलब ये होता है कि हमारे अंगों में परिवर्तन होना। ठीक है? तो इस तरीके से यह वह अवस्था होती है ना, जिसकी शुरुआत यौवन यानी कि प्यूबर्टी से के आरंभ से होती है ना? यौन परिपक्वता यानी सेक्सुअल मैच्योरिटी और प्रजनन क्षमता, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी प्राप्त हो जाती है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी कि सेक्सुअल मैच्योरिटी हमारे अंदर आती है। ठीक है? और हम आगे देखें तो इसमें रिप्रोडक्टिव एबिलिटी भी आती है, यानी प्रजनन क्षमता भी हमारे अंदर यौवनारंभ के अंदर है ना डेवलप होती है। ठीक है? चलिए हम आगे चलते हैं। किशोरावस्था में तीव्र वृद्धि किस क्षेत्र में होती है ना? किशोरावस्था में जब हम यानी कि एडोलसेंस एज में होते हैं तो किस क्षेत्र में हमारी सबसे ज़्यादा वृद्धि होती है? यानी रैपिड ग्रोथ ऑकर्स इन विच एरिया ड्यूरिंग एडोलसेंस एज? केवल मानसिक यानी कि मेंटल ओनली, केवल सामाजिक सोशल ओनली, शारीरिक यानी फिजिकल की मोरल। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि किशोरावस्था में जब हार्मोनल चेंजेज होते हैं, है ना? तो हार्मोनल चेंजेस के टाइम पे जो हमारा शरीर होता है, शरीर में काफ़ी बदलाव होते हैं। हमारी आवाज़ भारी हो जाती है, हमारी जो हाइट होती है वो बढ़ती है, हमारा जो वेट होता है वो बढ़ता है, ठीक है ना? तो इस तरीके से जो हमारा शरीर होता है, शरीर में ज़्यादा बढ़ोतरी होती है, ठीक है? अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? केवल लिखा हुआ है, यहाँ पे भी केवल लिखा हुआ है ना? तो केवल मानसिक विकास तो हो नहीं सकता और हमारा शरीर बड़ा नहीं हो रहा है, सिर्फ़ मानसिक विकास हो रहा है ना? तो ऐसा नहीं हो सकता, है ना? सभी का यानी सभी में ये लागू नहीं होता है, ठीक है? केवल सामाजिक यानी कि सिर्फ़ समाज के बीच में हमको रहना, है ना? ये सारी चीज़ें करना तो सिर्फ़ इतना ही बस तो नहीं हो सकता है। हमारा मानसिक विकास भी हो सकता है, ठीक है ना? मानसिक विकास के साथ-साथ सामाजिक विकास भी हो सकता है ना? तो ये जो केवल शब्द लगे होते हैं ये नेगेटिव वर्ड होते हैं, है ना? तो इनको हम तुरंत काट सकते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या है यहाँ पे? फिज़िकल चेंजेज़, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। मानसिक विकास में क्या शामिल है?
यानी कि मानसिक डेवलपमेंट में, है ना, मेंटल एस्पेक्ट्स में, है ना, व्हाट इज इंक्लूड द मेंटल डेवलपमेंट या तो फिर मेंटल एस्पेक्ट। तो अब हम इसमें देखते हैं मेंटल एस्पेक्ट्स में यानी मानसिक विकास में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। जैसे विचार विमर्श करना हो गया, ठीक है, विचार विमर्श, ठीक। और प्रत्येक घटना व्यक्ति या विषय पर गहन चिंतन करना, ठीक है। स्थायी स्मृति का विकास होना, ठीक है। रुचियों और अभिव्यक्ति का विकास होना, कहानी नाटक उपन्यास पढ़ने में बड़ी रुचि रहती है ना। बचपन में ऐसा होता है, यानी कि जब हम एडोलसेंस एज में होते हैं तो उस समय हमें कोई उपन्यास हो गया या तो फिर कोई कहानी हो गई, है ना, या कोई नाटक हो गया या कुछ किसी भी चीज़ के बारे में हमें जानने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है या फिर उसे पढ़ने में हम काफ़ी ज़्यादा रुचि दिखाते हैं, ठीक है। सिनेमा घरों में जाने की रुचि होती है, टेलीविज़न देखने की रुचि होती है। तो इस तरीके से, है ना, मानसिक विकास जैसे-जैसे धीरे-धीरे यानी कि एडोलसेंस एज में जाते हैं, है ना, तो हमारे अंदर सोचने-समझने की जो क्षमता होती है उसमें भी वृद्धि होती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे लंबाई में वृद्धि, तो यह तो हमारा शारीरिक विकास हो जाएगा। वजन में वृद्धि, यह भी हमारा जो है तो शारीरिक विकास हो जाएगा, ठीक है। और भावनात्मक तनाव थोड़ा-सा विकास में यानी कि मानसिक संबंध दर्शाता है, लेकिन यहाँ पर जो सी नंबर में दिया है सोचने और तर्क करने की क्षमता यानी थिंकिंग एंड रीज़निंग एबिलिटी। तो मानसिक जो विकास होता है ना? मानसिक विकास का सबसे उपयुक्त जो आंसर है वो हमारा सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि मानसिक विकास यानी कि हमारे अंदर मनन मनन करने की या सोचने-समझने की क्षमता जो होती है वो उसका विकास होता है, ठीक है? तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी नंबर, ठीक? चलिए आगे चलते हैं। भावनात्मक विकास का अर्थ क्या है? अब भावनात्मक की बात यानी कि भावनाओं से जुड़ी, इमोशन से जुड़ी, ठीक है ना? यानी कि हमारे आंतरिक भाव से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं, यानी जो भी डेवलपमेंट है ना? उसका हम रिलेशन भावनात्मक विकास से कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है पढ़ने की क्षमता, लिखने की क्षमता, राइटिंग एबिलिटीज़, भावनाओं को समझना या नियंत्रित करना, अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोलिंग इमोशंस, फिजिकल स्ट्रेंथ यानी शारीरिक शक्ति। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, जो हमारी भावनाएँ होती हैं, भावनाओं को हम अपने अपने भावनाओं को समझते हैं, ठीक है? और उन्हें नियंत्रित करते हैं। अब इमोशंस में तेज़ी से परिवर्तन होते हैं कब? एडोलसेंस एज में, ठीक है? यानी कि संवेगों की अवस्था, इस एज को हम क्या कहते हैं? स्टेज ऑफ इमोशंस भी कहते हैं। यानी कि जो हमारी एडोलसेंस एज होती है ना? इसे हम क्या कहते हैं? स्टेज ऑफ इमोशन, ठीक है? स्टेज ऑफ इमोशंस, ठीक है? तो उस समय हमारे अंदर भावनाओं को समझना और उनको नियंत्रित करना, ठीक है? तो ये चीज़ें क्या होती हैं? हमारे अंदर आती हैं, ठीक है? तो ये किसमें आएगा? हमारा भावनात्मक विकास में आएगा। चलिए आगे चलते हैं। किशोरों में भावनात्मक अस्थिरता का मुख्य कारण क्या है? यानी व्हाट इज़ द मेन कॉज़ ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी इन हाँ, एडोलसेंट। यानी किशोर जो व्यक्ति होते हैं, यानी किशोर अवस्था में जो भी बच्चे होते हैं, ठीक है ना? तो उनके अंदर भावनात्मक अस्थिरता आती है ना? तो उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? यहाँ पे लिखा है गेम्स, यहाँ पे लिखा है भोजन, ठीक है? यानी कि खेल, भोजन, हार्मोनल परिवर्तन और शिक्षा। तो जैसा कि अभी हमने पहले ही क्वेश्चंस में पढ़ा कि जब हम एडोलसेंस एज में होते हैं, तो हमारे अंदर कई अलग-अलग तरह के चेंजेज़ आते हैं, है ना? और वो जो चेंजेज़ होते हैं वो हार्मोनल होते हैं, यानी कि हार्मोन्स के कारण होते हैं। जब हमारे शरीर में हार्मोन्स की वृद्धि या तो फिर अ, उनका डेवलपमेंट होता है हार्मोन्स का, है ना? तो उस समय हमारे शरीर में कई सारे परिवर्तन होते हैं। अब उसमें यानी कि हमारे अंदर भावनात्मक अस्थिरता यानी कि हमारी जो भावनाएँ होती हैं वो स्थिर नहीं हो पाती हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि जो हमारा शरीर होता है उसमें हमारी जो भावनाएँ होती हैं, भावनाओं में काफ़ी तेज़ी से परिवर्तन होता है। ठीक है? तो उस समय जो ये अवस्था होती है ना? उस समय हम तनाव महसूस करते हैं, ठीक है ना? तूफ़ानी करने का जो है तो हमारे अंदर ऐसा भाव आता है, ठीक है ना? और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हमारे अंदर यानी अमूर्त चिंतन भी हमारे अंदर जो है तो विकसित होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारे अंदर हार्मोनल चेंजेज़ होते हैं, उसके कारण जो हमारी भावनाएँ होती हैं, भावनाओं में परिवर्तन होता है। ठीक है? चलिए, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी नंबर यानी हार्मोनल परिवर्तन। इसके कारण हमारे अंदर भावनात्मक अस्थिरता आती है। ठीक? चलिए आगे चलते हैं। सामाजिक विकास का संबंध किससे है? यानी सोशल डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ फॉलोइंग। सामाजिक विकास यानी कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? केवल शरीर। अब यहाँ पे ये जो केवल शब्द आ रहा है, आप यहाँ पे सीधे गोला लगा करके इन्हें आप भूल जाइए। ठीक है? कि केवल तो आ ही नहीं सकता, केवल तो हो ही नहीं सकता, है ना? और यहाँ पे भी केवल लगा हुआ है, यानी ये नकारात्मक शब्द को दर्शाता है। तो केवल यहाँ पे भी नहीं हो सकता, यहाँ पे भी नहीं हो सकता। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी नंबर यानी सामाजिक व्यवहार और संबंध, सोशल बिहेवियर एंड रिलेशनशिप, है ना? सामाजिक विकास के अंतर्गत
आता है। और अगर हम सामाजिक पक्ष की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों के प्रति निष्ठा यानी कि लॉयल्टी का भी विकास होता है सामाजिक विकास में, है ना? दोस्तों के प्रति जो हमारी लॉयल्टी होती है वो समूह में रहना, है ना? समूह की गतिविधियों का प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ता है, हम सामूहिक रहते हैं, ठीक है ना? समाज में अपना स्थान खोजते हैं, ठीक है ना? माता-पिता, मित्र, पड़ोसी और अध्यापक से प्रशंसा सुनने की चाह रखते हैं, ठीक है ना? समाज सेवा करने की भावना भी विकसित होती है। तो इस तरीके से सामाजिक विकास में कई सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं, ठीक है? तो हमारा सामाजिक व्यवहार और संबंध जो होता है उससे जो है तो सामाजिक विकास जुड़ा होता है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। किशोरावस्था में मित्रों का प्रभाव कैसा होता है? अब यही बात अभी जो है तो हमने देखा सामाजिक विकास में ही ये सब चीज़ें थी, है ना? वेरी लो, नेग्लिजिबल, हाई, ज़ीरो। यानी कि किशोरावस्था में अभी हमने बात की कि किशोरावस्था में जो हमारा सामाजिक पक्ष होता है, उसमें हम दोस्तों के प्रति निष्ठावान रहते हैं, है ना? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हमारे अंदर दोस्तों के प्रति, है ना? दोस्तों के प्रति हम क्या रहते हैं लॉयल रहते हैं, ठीक है ना? समूह में रहना पसंद करते हैं, ठीक है? कई सारे दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं और फिर जो मर्ज़ी हो वो करने की चाह रखते हैं, ठीक है ना? कहीं भी चाहे घूमना हो या तो फिर कुछ करना हो, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें वो साथ में ही करना पसंद करते हैं। तो जो मित्रों का प्रभाव होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए आगे चलते हैं। नैतिक विकास का अर्थ क्या है? अब जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा है ना? मोरल मोरल डेवलपमेंट में क्या आ सकता है? जज, राइट और रॉन्ग। यानी कि सही या गलत को पहचानना, ठीक है ना? वो नैतिकता के भाव में आता है ना? तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी नंबर, है ना? शारीरिक शक्ति भी इससे रिलेट नहीं करती है नैतिक भाव से, है ना? ये तो हमारा क्या हो जाएगा? ये शारीरिक विकास से होता है, ये भावनात्मक में आता है, ठीक है ना? और ये सोशल में आ जाएगा। तो जो हमारा नैतिक विकास में हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सही गलत का निर्णय करना, ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। आत्म पहचान का विकास किससे संबंधित है ना? डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिटी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, आत्म पहचान, है ना? ध्यान रखिएगा, आत्म पहचान का मतलब क्या होता है? खुद को पहचानना, है ना? मानसिक एवं सामाजिक विकास, केवल भावनात्मक विकास, केवल नैतिक विकास। तब यहाँ पे जो केवल शब्द है भाई इनको जो है तो हमको भूल जाना है बिल्कुल, ठीक है ना? अब यहाँ पे आत्म पहचान का मतलब मानसिक और सामाजिक विकास। आत्म पहचान यानी कि कोई भी बच्चा है ना? वो मेंटल और सोशल यानी कि खुद को क्या चाहता है कि उसको अटेंशन मिले, ठीक है ना? तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी नंबर, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। किशोरों में जिज्ञासा का स्तर कैसा होता है? अब जैसा कि अभी पहले ही बताया गया कि उस समय यानी किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी तूफ़ानी करने का सोचते हैं, है ना? उनके अंदर जिज्ञासा का स्तर यानी कि चीज़ों को पढ़ना, चीज़ों को समझना, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? काफ़ी ज़्यादा होती हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी नंबर यानी अधिक या तो फिर हाई, ठीक है? यानी कि जो उनके अंदर जिज्ञासा का स्तर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। वो चीज़ों को समझना चाहते हैं, वो चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, है ना? चलिए आगे चलते हैं। भावनाओं पर नियंत्रण सीखना किस विकास का भाग है? यानी कि लर्निंग इमोशनल कंट्रोल इज पार्ट ऑफ विच डेवलपमेंट। तो भावनाओं पर नियंत्रण सीखना यह हमारा किस स्तर पे आ जाएगा? यह हमारा भावनात्मक यानी इमोशनल डेवलपमेंट में आ जाएगा, ठीक है ना? देखिए फिजिकल डेवलपमेंट में जो होता है वो हमारे हाइट, है ना? हमारे वेट, है ना? वजन से या फिर शारीरिक जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उससे रिलेट करता है, ये हमारा शारीरिक विकास हो गया, ठीक है? सामाजिक विकास जो होता है वो समाज से जुड़े रहने के लिए, है ना? सामाजिक मूल्यों को सीखने के लिए ये सामाजिक विकास रिलेट करता है। बौद्धिक विकास जो होता है वो हमारे मानसिक विकास से संबंधित होता है, यानी कि बुद्धि का विकास होना, ठीक है ना? सोचने समझने की शक्ति का विकास होना, तो ये सारी चीज़ें बौद्धिक विकास से रिलेट करती हैं। लेकिन जब भावनाओं की बात आती है, तो भावनाओं पर नियंत्रण करना, ठीक है ना? और भावनाओं का डेवलपमेंट, भावनाओं में जो डेवलपमेंट होता है, वो इमोशनल डेवलपमेंट से रिलेट करता है, ठीक है ना? तो भावनात्मक विकास जो है हमारा, वो इमोशनल कंट्रोल से संबंधित होता है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। सामाजिक नियमों की समझ बढ़ना किस विकास से जुड़ा है? यानी कि सामाजिक नियमों की समझ जो है वो हम हमें सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास से जोड़ता है, ठीक है? चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है ना? भविष्य के प्रति सोच विकसित होना किसका संकेत है? थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। फिजिकल मैच्योरिटी की, भावनात्मक इमोशनल स्टेबिलिटी की, मेंटल मैच्योरिटी की, सोशल प्रेशर। अब इसमें जो बच्चा होता है वो भविष्य के प्रति तभी सोच पाता है जब उसके यानी कि मेंटल हेल्थ में यानी कि उसके मानसिक उसके बौद्धिक का विकास हो, ठीक है ना? और वो अपने भविष्य के बारे में सोचने लगे, ठीक है? तो उस समय जो उसका
मानसिक परिपक्वता होती है, वो जब बढ़ती है तो उसे अपने भविष्य की सोच होने लगती है, ठीक है? यानी वो सोचता है कि आगे जाकर के मुझे क्या करना है, किस तरह से रहना है ना? क्या-क्या चीज़ें हमें करनी है। तो वो एडोलेसेंस ऐज के आगे आते-आते वो अपने भविष्य के बारे में या तो फिर अपनी ज़िम्मेदारियों के बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है, ठीक है? तो आज का हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है, ठीक? तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है? तो इसी तरह से बने रहने के लिए धन्यवाद।